साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मनोवैज्ञानिक विकार के अगले पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 1। उसको पहले आप जरूर देख लें, उसके बाद ही आगे ये वीडियो कंटिन्यू करें, अन्यथा आपको कोई भी चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी, पकड़ में नहीं आएंगी। लेकिन खैर, आप देख रहे हैं इस चैनल को तो चिंता ना करें, आप जो है फर्स्ट पार्ट बाद में भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज किसके बारे में, आज हम देखने वाले हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक विकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये एंग्जाइटी होती क्या है उसको यहाँ पर समझते हैं। एंग्जाइटी आपकी दुश्चिंता, चिंता, जो भी आप बोले, जब आपको थोड़ी बहुत टेंशन होना स्टार्ट होती है। देखिए, वन डे वाइल ड्राइविंग होम, एक दिन घर लौटते समय, देव फेल्ट हिज हार्ट बीटिंग रैपिडली, उसकी जो हार्ट बीट है क्या हो गई थी, काफी तेज हो गई थी। ही स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफुजली, यानी कि उसका जो है पसीना निकलना स्टार्ट हो गया था। एंड इवन फेल्ट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, और उसको जो लग रहा था कि उसकी क्या है, सांसें रुकने वाली है। ही वॉज सो स्केयर्ड दैट ही स्टॉप द कार, वो अपनी कार से बाहर निकला और बाहर निकल कर आ गया। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दीज अटैक्स इंक्रीज, यानी कि जो अभी आपने देखा वो लेट सपोज हुआ था उसको 1 मार्च को, पहली बार लाइफ में। ठीक है, पहली बार लाइफ में उसको 1 मार्च को ये ऐसा हुआ, हार्ट बीट बढ़ी, कार से बाहर उतरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, और उसके जो है पसीने छूट रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये 13 मार्च को होता है, फिर 21 मार्च को होता है, फिर 25 मार्च को होता है, फिर ये 4 अप्रैल को होता है, फिर ये 6 सितंबर को होता है। और ये क्या है, कंटिन्यूसली जो है बढ़ना स्टार्ट हो गए लाइफ में। उसको आज तक यहाँ पर 40 साल का हो गया था, उसको कभी भी नहीं ये नहीं हुआ। लेकिन 40 साल होने के बाद उसको जो है अचानक से जो अटैक्स है ये रेगुलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से देखिए होता क्या है, एंड नाउ ही वॉज हेजिटेंट टू ड्राइव फॉर फियर, अब उसको है कार चलाने से भी डर लगने लगा था। क्यों? क्योंकि ऑफ बीइंग कॉट इन ट्रैफिक ड्यूरिंग एन अटैक, उसको क्या डर था कि अब वो फिर से ट्रैफिक में फंस जाएगा तो घर कैसे पहुंचेगा, ये सब चीजें। और क्या कर रहा था, वो पैनिक और ज्यादा कर रहा था, उसको एंग्जाइटी और ज्यादा हो रही थी। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, क्या चीज, कि आपकी डे टू डे लाइफ की जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाएगी, आपके जो आम जीवन है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तभी हम क्या बोलते हैं, आप एब नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि आपको डिसऑर्डर वगैरह आप घेरने वाले हैं। देव स्टार्टेड फीलिंग दैट ही हैड गॉन क्रेजी, उसको ये लगा कि वो पागल हो चुका है और जल्द ही मर जाएगा, वुड डाई। सून ही रिमेन्ड इंडोर्स, इसके बाद क्या हुआ, अपने आप को एक कमरे में बंद रखता था। एंड रिफ्यूज टू मूव आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाने में भी उसको जो है डर लगना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, उसने जाने से मना कर दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखिए। ऐसा आपके हमारे साथ सभी के साथ होता है। वी एक्सपीरियंस एंग्जाइटी व्हेन वी आर वेटिंग टू टेक एन एग्जामिनेशन, एग्जाम के कुछ समय पहले हमको क्या होता है, दिस इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड एंड इवन मोटिवेट्स अस टू डू अवर टास्क वेल, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी चलती है कि ताकि हम जो है क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑन द अदर हैंड, लेकिन उसी के साथ साथ जब हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी दैट आर डिस्ट्रेसिंग। अब यहाँ पे आपको शब्द पे ध्यान देना है। अब ये जो एंग्जाइटी है, देखिए यहीं पे एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। ये जो एंग्जाइटी है थोड़ी बहुत लेवल की रहेगी तो चल जाएगी, है ना, एग्जाम देने जाना है, ठीक है, कहीं आपको पार्टी में जाना है, कहीं आपको यहाँ परफॉर्म करने जाना है, कुछ करने जाना है ना, हाई लेवल नॉर्मल लेवल चल जाएगा आपको। लेकिन जैसे ही ये एंग्जाइटी क्या हो जाएगी, हाई लेवल की हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी आपको, इसकी वजह से आप जो है एंग्जाइटी, आप चिंता महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। और उसी के साथ साथ आपकी ये डे टू डे लाइफ को हैम्पर करेगा। ठीक है, आप जो है दूध लेने मार्केट नहीं जा सकते, आप जो है ट्रैफिक से ऑफिस नहीं जा सकते, आपको जो है गाड़ियां बदलने में दिक्कत हो रही है, मेट्रो से नहीं जा सकते। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये बताता है कि हमको इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर कब होगा, जब क्या होगा, हमारे लिए हाई लेवल की एंग्जाइटी डिस्ट्रेसिंग हो जाएगी एंड उसी के साथ साथ हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हुआ है। और ये जो क्या है, द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सवाल अगर आपसे पूछता है एनसीईआरटी बेस पर कि इनमें निम्न में से कौन सा जो है आपका बहुत ही बेसिक लेवल का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो क्या बोलेंगे आप वहां पर बोलेंगे एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। एवरीवन हैज वरीज एंड फियर्स, हर किसी को चिंताएं हैं और भय है। द टर्म एंग्जाइटी इज यूजुअली डिफाइंड, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो चिंता है, आपकी एंग्जाइटी है, जो चिंता है, इसका मतलब क्या है। इज यूजुअली डिफाइंड एज, इसको हम आमतौर पे ऐसे डिफाइन करते हैं जहां पर आपको क्या होता है, डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन, आपको जो है अलग प्रकार की फीलिंग होती है, अलग प्रकार का आपको भय होता है जब आप क्या होते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। याद करिए जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया होगा, या आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होंगे, या आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे होंगे, जस्ट उसके एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जो एंग्जाइटी, चिंता वगैरह होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे यहाँ पर हम एंग्जाइटी। ठीक है,
द एंशियस इंडिविजुअल ऑल्सो शोज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। अब आपने ध्यान देना है, धीरे धीरे आप जो है क्लिनिकल में अभी आप एक्सपर्ट बनना स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पर कैसे द एंशियस इंडिविजुअल, जो यहाँ पर चिंतित भयभीत व्यक्ति है, वो क्या हो रहा है, ऑल्सो शोज कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स जो है उसके अंदर हमको देखना स्टार्ट होंगे। लेकिन क्या केवल एक सिम्टम रहेगा? नहीं, उसके साथ दो चार चीजें यहाँ पर और भी आएंगी। जैसे कि देखिए रैपिड हार्ट रेट, आपकी जो धड़कन है वो क्या हो जाएगी, दिल की धड़कन वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये पहला सिम्टम है। उसी के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो सांसें हैं वो आपकी फूलने लगेगी, आपकी जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डायरिया। अब ये डायरिया क्या होता है, जिसको आप जानते हैं आम भाषा में दस्त के रूप में। आपका जो स्टूल है वो कैसा हो जाएगा, आपका जो स्टूल है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही वहां पर, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, आप फेंटिंग, कभी भी आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। डिजीनेस आ जाएगी बॉडी में, आपकी स्वेटिंग रहेगी, पसीने आएंगे, और स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी। उसी के साथ साथ ट्रेमर्स का शिकार होंगे आप, और आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी आपको होगा, बार बार आपको जो है यहाँ पर पेशाब करने की, बार बार आपको बाथरूम लू जाने की आपको जो है इंटेंसिटी वहां पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम एंग्जाइटी की, और एंग्जाइटी के अंदर आपको जो है ये सब कॉम्बिनेशंस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अब हमारे पास कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम देखेंगे टेबल नंबर 4.1 के अंदर। दे इंक्लूड, अब उनके अंदर क्या क्या आ रहा है, पहले हमको जो देखना है यहाँ पर वो है हमारे पास जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि GAD, ठीक है। पहले देख लेते हैं यहाँ पर टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, वही सब आपको जो है यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है। तो टेबल में आप समरी पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी क्विक रहेगा रिकॉल करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, मेजर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड देयर सिम्टम्स। अब ये आपने जो है याद रखना है, ये आपको जो है याद रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या बोल रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, वेग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर्स दैट हैव नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना किसी चीज के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के भी आप जो है डर भय फील करेंगे। अकम्पेन्ड बाय हाइपर विजिलेंस, आप काफी ज्यादा विजिलेंट रहेंगे, और मोटर टेंशन भी आपको यहाँ पर रहेगी। उसी के साथ साथ अगला कौन सा है, पैनिक डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबिया है, सेपरेशन एंग्जाइटी, और अदर प्रकार के डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर की एक शाखा के अंदर हम केवल यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं केवल एंग्जाइटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज वहां लिखी हुई है, प्रोलॉन्ग्ड, वेग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको केवल भय ऐसे ही होगा, एंग्जाइटी केवल आपको यहाँ पर इसी प्रकार से होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि GAD के अंदर क्या रहेगी, आपको मोटर टेंशन रहेगी, ठीक है। कहाँ गया वो, ये रहा आपका वो मोटर टेंशन। इट इज मार्क्ड बाय मोटर टेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन इज अनेबल टू रिलैक्स, है ना, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, इज रेस्टलेस एंड विजिबली शेकी एंड टेंस, है ना, भयभीत और इस प्रकार से आप जो है एंशियस रहेंगे अगर आप इसका शिकार हैं, अगर आप जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं यहाँ पर तो, ठीक है। लेकिन केवल ये एक टाइप है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, और उसमें से एक जो हमने देखा अभी यहाँ पर वो कौन सा है, वो हमारे पास है यहाँ पर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर देखा हमने वेग रहेगा, ठीक है, मोटर टेंशन रहेगी आपको। अब जो हम अगला देखने वाले हैं वो कौन सा, वो हमारे पास यहाँ पर है पैनिक डिसऑर्डर। अब ये आपने कभी ना कभी देखा होगा इतिहास पड़ोस में, अनदर टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एक एंग्जाइटी, एक चिंता वाला प्रकार ही जो है वो कौन सा है, वो है आपका पैनिक डिसऑर्डर, which consists of recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror। काफी जो है उसको यहाँ पर टेरर महसूस होता है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when thoughts of a particular stimuli are present। अब यहाँ पर देखिए पैनिक में क्या होगा, जो व्यक्ति है वो किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा विचार करेगा, और जब उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, जब वो पीक पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे जो है उसको इस प्रकार का अटैक आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको सच थॉट्स अकर इन एन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, आपको ये पता नहीं कब आएगा, कभी भी अचानक से ये आ सकता है। द क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब आपको ध्यान रखना है, आपकी सांसें फिर से रुकना यहाँ पर स्टार्ट होंगी, डिजीनेस आएगी आपको, यहाँ पर चेस्ट में पेन होगा। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में, बस में, इस प्रकार के व्यक्ति को अचानक से बैठे बैठे जो है पैनिक अटैक आता है, ठीक है। फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे, लूजिंग कंट्रोल और डाइंग, ऐसा लगता है कि मरने वाले हैं, इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। चोकिंग, लगता है इनका गला जो है दब रहा है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसी के साथ देखिए एक और क्या लिखा हुआ है, पेल्पिटेशंस। अब ये पेल्पिटेशंस मतलब क्या है, ये आपको नहीं पता, और यहीं पर आप गलती करते हैं, यही सीखना है आपने। पेल्पिटेशंस मतलब क्या है, आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं है, एकदम से तेज है, एकदम से धीमी हो जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप पैनिक की स्थिति में रहेंगे क्या हो रहा है बॉडी के साथ, पेल्पिटेशंस वहां पर आपको देखने मिलेंगे। इस हम किसकी बात कर रहे हैं, इस हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। सांसें आपकी जो है
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, आपको लग रहा है सांस आएगी कि नहीं आएगी, अगला ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ ट्रेमलिंग होगी, हाथ पांव कांपेंगे आपके, पेल्पिटेशंस होगा, हार्ट बीट जो है एकदम से तेज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, चोकिंग लगेगा, गले में जो है कुछ अड़ रहा है, कुछ दुख रहा है, दिक्कत हो रही है। उसी के हिसाब से चेस्ट पेन भी बोल रहे हैं, डिस्कम्फर्ट होगा, इतना दर्द होगा आपको समझ में नहीं आएगा और आपको लग रहा है कि बस आप जो है जाने वाले हैं इस दुनिया से, आप जो है डाइंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके पैनिक डिसऑर्डर की। ना हमने एंग्जाइटी के अंदर इसकी बात की, ना ही इस प्रकार की हमने बात की इतनी डरावनी वाली आपकी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी। ठीक है, वहां पे हमने जो है सिंपल सिंपल बात की। ठीक है, कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित रहेंगे, हाइपर विजिलेंट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मोटर टेंशन आपको यहाँ पर रहेगी। लेकिन 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 यहाँ पर देखिए कितना जो है पैनिक आपका काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए यू माइट have met or heard of a someone who was afraid of to travel in a lift। आपने कई बार देखा होगा लोग जो है छिपकली से डरते हैं, क्रोकोडाइल से डरते हैं, मछली से डरते हैं और डॉग से डरते हैं। ये सब चीजें जो है क्या हो रही है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, afraid to travel in a lift or climb to the 10th floor of a building or refuse to enter a room if she saw a lizard। अगर किसी ने छिपकली वगैरह देखी तो क्या करते हैं, वो अंदर जाने से मना कर देते हैं। You may have also felt it yourself or seen a friend who is unable to speak a word of a well memorized and rehearsed speech before an audience। कई बार ऐसा होता है कि जो आप जो है आपने अच्छे से परफॉर्म किया, आपने पढ़ाई अच्छे से की एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर आप जो है प्रॉपर आंसर्स नहीं लिख पाए, प्रॉपर आपने वहां पर गोला नहीं भरा, प्रॉपर आप जो है वहां पर मार्क नहीं कर पाए और आप क्या करते हैं वहां पर फेल हो जाते हैं और नंबर आप लूज आउट कर देते हैं। अब जब हमारे पास इस प्रकार के फियर रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोबियाज। अब आपने ध्यान देना है कि ये फोबिया होता क्या है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से सब कुछ पढ़ा, अच्छे से आपने गाना याद किया, लेकिन जैसे ही आप ऑडियंस के सामने गए आप वहां पर फेल हो गए, आपके हाथ पांव कांपने लगे, पसीने छूटने लगे और आप जो है वहां पर प्रॉपरली आप जो है गाना, डांस, परफॉर्मेंस अपना वहां पर नहीं दे पाए। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। पहला हमने देखा वो कौन सा था, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। दूसरा जो हमने देखा वो कौन सा है, वो हमारा है पैनिक डिसऑर्डर। और तीसरा अभी जब जिसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर है फोबियाज। अब यहाँ पर देखिए फोबिया क्या है, पीपल हु हैव फोबियाज हैव इर्रेशनल फियर्स, यानी उनके अंदर कोई तर्क नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए छिपकली तो ना आपको काटेगी, ना आपको निगल जाएगी, ना आपको जो है खा जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी आपको, लेकिन फिर भी जो है आपको उसको फियर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिहेवियरिस्ट क्या बोलेंगे, जो व्यवहारवादी है वो क्या बोलेंगे कि आपने जो है किसी से देखकर सीखा है, क्या सीखा है वो आगे हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। पीपल हु हैव फोबियाज हैव इर्रेशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनकी वजह से उनको ये फियर हो जाता है। ठीक है, आपको भी किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी चीज से आपको डर होगा, किसी ना किसी जगह आपको यहाँ पर फियर की महसूस होगा आपको। ठीक है, कई बार आपको लोगों से हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है चाकू हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, या फिर कई बार सिचुएशंस भी यहाँ पर हो सकती है। फोबियाज ऑफन डेवलप ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आपका डेवलप होना स्टार्ट होती है और बिगिन विथ अ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने पैदा हुआ और पैदा होते ही आपको फोबिया हो गया, आपने कभी ना कभी आसपास में देखा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तब जाकर आप जो है डेवलप ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है आप इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है फोबिया के 3 टाइप, स्पेसिफिक फोबियाज, सोशल फोबिया और अगोराफोबिया। ठीक है, इसके अलावा और कई 15-20 फोबियाज और हो सकते हैं, लेकिन उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इसमें होता है, वो होता है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो आपको देखेंगे आगे आने वाले एडवांस लेक्चर्स के अंदर। अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक फोबियाज में बोला है आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया। सवाल आपसे पूछ लेगा इन तीनों में से सबसे कॉमनली अकर कौन सा करता है, तो किसको मार्क करेंगे आप, स्पेसिफिक फोबियाज को करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सच एज इंटेंस फियर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल, हो सकता है आपको स्नेक, सांप, डाकू इस प्रकार से डर लगे, और बीइंग इन एन एनक्लोज्ड स्पेस, यही देखिए क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात हो रही है, जो आप किसी कमरे में बंद है आपको समझ में नहीं आएगा। इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बेरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स कैरेक्टराइजेस सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, सोशल फोबिया की बात कर रहे हैं। यानी कि पहला देखा आपने स्पेसिफिक फोबिया, फोबिया प्रॉपर्ली आपको किसी एनिमल से या किसी जगह से आपको ये रहेगा। सोशल फोबियाज में क्या रहेगा, आप जो है समाज में जाने से डरेंगे, आपको डर लगेगा, और वो किसकी बात कर रहे हैं, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, या फिर सोशल फोबिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है एक और, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर अगोराफोबिया। अब ये अगोराफोबिया क्या है, इज द टर्म यूज्ड व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग। अब कहाँ एंटर करने से बचना चाह रहा है व्यक्ति, वो देखिए अनफेमिलियर सिचुएशंस। ठीक है, मेनी पीपल विद अगोराफोबिया आर अफ्रेड ऑफ लीविंग देयर होम, उनको अपने घर से जाना पसंद नहीं आता। So their ability to carry out normal life activities is severely limited। आपने अपने आस पड़ोस में कभी ना कोई व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो है सारा सामान घर में मंगाता है, खुद बाहर नहीं जाता है, पार्टी में नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि उनको जो है अनफेमिलियर सिचुएशंस में जाना पसंद नहीं होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर फोबियाज के बारे में। फोबिया के अंदर आपको 3 प्रकार के जो है इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। पहला आपका है स्पेसिफिक फोबिया, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी जगह से रहेगा आपको। दूसरा आपका है सोशल फोबिया, यानी कि आपको
जो है समाज में जाना पसंद नहीं है, वो डर लगता है आपको, एम्बेरेस फील होता है। और तीसरा आपका निकल कर आता है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में क्या होगा, आप जो है घर में रहना पसंद करेंगे, बाहर आप 4 लोगों से मिलना, अनफेमिलियर सिचुएशन में जाना आप उनको पसंद नहीं करेंगे, आपको जो है वहां पर लोगों से डर लगेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला निकल के आता है वो कौन सा है, वो आपके पास है यहाँ पर सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केवल अभी एंग्जाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इज अनदर टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो अभी तक हमने कितने देख लिए हैं, पहला देखा हमने यहाँ पर आपका GAD, दूसरा कौन सा देखा हमने यहाँ पर आपका, दूसरा देखा हमने आपका PD, PD के अंदर हमने ये सब देखे आपके, और तीसरा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो कौन सा है, SAD, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। Individuals with separation anxiety disorder are fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally not appropriate। ठीक है, Children with SAD may have difficulty being in a room by themselves। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, वो अपने घर से, परिवार से यहाँ पर दूर नहीं जा पाते। ठीक है, गोइंग टू स्कूल अलोन, अकेले स्कूल नहीं जा पाते बस के अंदर, देखा होगा आपने, आप भी हो सकता है बचपन में कभी रहे हो, डिसऑर्डर नहीं होगा बट कभी ना कभी करते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो किसका नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। आर फियरफुल ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशंस, नई जगह जाना पसंद नहीं है। एंड क्लिंग टू एंड शेडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव। ठीक है, जो उनके पिता माता करेंगे, पेरेंट जो कर रहे हैं उनके एवरी मूव को जो है शेडो करेंगे। टू अवॉइड सेपरेशन, सेपरेशन को दूर करने के लिए, चिल्ड्रन विद सैड में फर्स्ट स्क्रीम, थ्रो सीवियर टेंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर्स। ठीक है, ऐसे जो बच्चे हैं अगर उनमें सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, दूर जाने का, उन सब जो है डिसऑर्डर हो रहा है, तो कई बार क्या होगा, वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ठीक है, और कभी कभी जो है ये भी बोलेंगे कि सुसाइड कर लेंगे, इस प्रकार की चीजें, इस हद तक ये चला जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका तीसरे प्रकार का। इसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखिए, हमने कवर किया अभी आपका GAD, फिर हमने कवर किया PD, फिर अभी हमने कवर किया स्पेसिफिक फोबिया, फिर हमने देखा यहाँ पर सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, और अब जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, वो आपका अगला है यहाँ पर सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सब्सटेंस मेडिकेशन, ये सब दिया हुआ है। आगे देखें, आपको दिया है यहाँ पर OCD के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब आपको यह समझना है यहाँ पे 3 शब्दों का मतलब। ऑब्सेसिव मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति बायस हो जाना, बायस नहीं कहेंगे बट किसी चीज के प्रति आप जो है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। कंपल्सिव है आपका, आपको कंपल्शन होता है वो चीज करने का, और उससे संबंधित विकार। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, वॉशिंग देयर हैंड्स एवरी टाइम दे टच समथिंग, किसी भी चीज को छुएंगे तो जो है अपने हाथ को धोएंगे। ठीक है, कॉइन्स, सिक्के धोएंगे, आपने देखा होगा बार बार किसी चीज को वो टच करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें वहां पर होती हैं। पीपल अफेक्टेड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, OCD। ऑब्सेसिव यानी किसी चीज से क्या है, ऑब्सेशन है, यानी कि उस चीज की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी वो चीज चाहिए ही चाहिए, इस प्रकार से। आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज, और आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम रिपीटेडली कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आगे आपको समझाने के लिए, ऑब्सेसिव बिहेवियर होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी, ऐसी क्रिया जो आप क्या कर देगी, आपको इनेबल कर देगी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। ठीक है, आप जो है उस चीज के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं मनी 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 मनी, ये इतना ज्यादा आप जो है पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पर अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ पे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी जो है एक ऐसा ऑब्सेशन बन जाएगा आपके लिए जिसके बारे में आप विचार करना बंद नहीं कर सकते हैं, ऑब्सेसिव हो जाएंगे। हो सकता है आपकी साइकोलॉजी ही हो जाए, पढ़ लूं पढ़ लूं पढ़ लूं। ठीक है, इतना आप ऑब्सेसिव हो गए हैं कि आप उस विचार को निकाल ही नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर से। ठीक है, द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लीजेंट एंड शेमफुल। कई बार जो है ये जो थॉट्स हैं बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं, जब क्या होता है ये अनप्लीजेंट हो जाते हैं और शेमफुल, आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या थॉट कर रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये बात की हमने किसके बारे में, ऑब्सेसिव बिहेवियर के बारे में। आप उस चीज को लेकर इतना ऑब्सेसिव हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं एक प्रकार से, कि आपको वही चीज दिख रही है सुबह शाम। फिर देखिए कंपल्सिव बिहेवियर, नाम पे ध्यान दीजिएगा, कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब क्या है, इज द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, आप कोई व्यवहार जैसे सिक्के साफ करना, हैंड वॉश करना, बार बार किसी जगह को टच करना, है ना, किसी का अगर आपको टच हो जाए तो आपको जो है उसको बार बार 2-3 बार टैप करना, ये सब चीजें जो है क्या कहलाएंगी, ये सब कहलाएंगी आपका कंपल्सिव बिहेवियर। आप कोई एक ऐसा एक्शन बार बार करना चाहेंगे। मेनी कंपल्शंस डील विद काउंटिंग, है ना, कई बार देखा होगा काउंटिंग करते हैं, ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, चेकिंग,
टचिंग एंड वॉशिंग। ये सब क्या है? ये सब आपके कंपल्शंस हैं। कंपल्शंस यानी कि ऐसा व्यवहार जो आप क्या करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। और वो करते क्यों हैं आप? आपको लगता है ऐसा कि आपने जो थॉट कर रहे हैं ऐसा करने से वो इरेज हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं वो आपको देखने मिलेंगी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए एक और चीज दी हुई है, अदर डिसऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वो बात कर रहे हैं होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में। अब यहाँ देखिए हेयर पुलिंग, कई लोगों को आप दिखा होगा आपने, बाल ही खींचते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोटिलोमेनिया, ठीक है। ट्राइकोटिलोमेनिया यानी कि हेयर पुलिंग जो है जिनको आदत होती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं किस चीज से? स्किन पिकिंग, ठीक है। अपनी जो चमड़ी है उसको निकालना स्टार्ट करते हैं कहीं कहीं जगह से, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सकोरिएशन, ठीक है। एक्सकोरिएशन इसको हम बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड सवाल अगर आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको मदद देगा। ट्राइकोटिलोमेनिया क्या होगा? जो आप क्या करेंगे? हेयर पुलिंग करेंगे, बार बार जो है अपने केश को खींचता है, ठीक है, बार बार जो है उसको निकालता है। और एक्सकोरिएशन यानी कि स्किन पिकिंग। अब यहाँ पर देखिए ये जो व्यक्ति है किससे ग्रसित है? ये ग्रसित है आपके होर्डिंग डिसऑर्डर से। अब यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीजें यहाँ रखी हुई है, कितना कुछ आइटम जो है यहाँ से फेंक सकता है वो इंसान, लेकिन नहीं, इनको क्या पसंद होता है? चीजों को कलेक्ट करना, भले ही उनकी जरूरत हो ना हो या होने के बाद भी इनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पर 15-20 साल से पड़ी होंगी, लेकिन वो इसको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डिस्कार्ड करने में समस्या आ रही है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत तक रहे तो सीमा में अच्छा है, लेकिन जिस भी चीज की अति हो जाती है, एक्स्ट्रा में जो हो जाता है, वो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। एंड देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, कहां पर? आगे हम चलते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। अभी हमने किसके बारे में बात की? अभी हमने बारे में बात की आपके एंग्जाइटी के बारे में। लेकिन अब वास्तविकता में देखिए चीजें आपकी डिफिकल्ट होंगी, यानी कि कोई आपको ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस आपको यहाँ पर दे रहा है। वेरी ऑफन पीपल हु हैव बीन कॉट इन अ नेचुरल डिजास्टर, अभी इस कोविड-19 की बात करें, have been victims of bomb blast by terrorists or been in a serious accident or in a war related situation experience post traumatic stress disorder। PTSD क्या है? कोई आपको इवेंट होगा लाइफ में बहुत ही हैप्पीजार्ड, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो स्ट्रेस का होगा वो आपको कहलाएगा क्या? PTSD। ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, काफी इजी है। PTSD सिम्टम्स वेरी वाइडली बट मे इंक्लूड रिकरेंट ड्रीम्स। आपको जो है स्वप्न आएंगे, जो इवेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है स्वप्न आएंगे। बार बार हो सकता है आपको सपने में अपने माता पिता दिखें जो नहीं रहे इस दुनिया में, या फिर आपको जो फैमिली दिखे जो नहीं रही दुनिया में। याद करिए अगर आपने मूवी देखी है बुरारी हाइट्स करके, जब एक ही फैमिली के 15-20 लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो अगर उस समय कोई फैमिली में मौजूद था तो वो किससे ग्रसित हो जाएगा? आपका PTSD से वहां पर हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट लाइफ में और फ्लैशबैक्स है ना, बार बार चीजें उसकी आंखों के सामने आती रहेंगी, ठीक है, कि आपको जो है ये हुआ था लाइफ में, ये हुआ था लाइफ में। अगर आप किसी आर्मी पर्सन से मिलें, किसी आप आर्मी वाले को जानते हैं, तो अगर वो वॉर में था तो किस प्रकार से अपने साथी को खोता हुआ उसने देखा, वो सब चीजें जो है मिलिट्री साइकोलॉजी जो आ रही है इसी वजह से आ रही है। फिर आपका इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अचानक से आपको याद आता है कोविड-19 में आपके साथ क्या हुआ था। एंड इमोशनल नंबिंग, है ना, आप इमोशनल रूप से आप यहाँ नम हो जाते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि PTSD केवल यहीं तक नहीं रुका है, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? आपका एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ASD भी इसके अंदर आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। नाम से समझ में आ रहा है, जब स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, एक्यूट रहेगा, माइनर रहेगा, तो आपको ये ASD वाला होगा। और आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट संबंधित दिक्कत जो आएगी उसकी बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिलहाल जो अगला हम चलने वाले हैं वो कौन सा है? वो है आपका सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अभी तक हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर ली है? पहले हमने बात की आपकी यहाँ पर एंग्जाइटी के बारे में, दुश्चिंता, चिंता के बारे में हमने बात की यहाँ पर। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की है? यहाँ पर अभी हमने बात की आपकी स्ट्रेस संबंधित, ठीक है, स्ट्रेस संबंधित, यानी कि आपका PTSD जो आ रहा है वो इसी के अंदर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में? वो है आपका सोमैटिक। आपकी बॉडी में जो है, सोमा मतलब क्या होता है? सोमा मतलब होता है बॉडी। आपकी बॉडी में कुछ अगर दिक्कत आएगी, उन प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या। These are conditions in which there are physical symptoms in the absence of a physical disease, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे लेकिन वहां पर क्या है? कोई डिजीज वहां पर मौजूद नहीं रहेगी। इन दीज डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर के अंदर जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर्स या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, इसके अंदर क्या होता है? द इंडिविजुअल हैज साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंप्लेन्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स फॉर विच देयर इज नो बायोलॉजिकल कॉज। यानी कि वास्तविकता में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, आपको कोई बुखार नहीं है, आपको कोई सर्दी नहीं है, लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हैं किसकी? कि आपको सर्दी हो गई, आपको छींकें आ रही है, आपको खांसी आ रही है, आपका पेट दुख रहा है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा? इसका पीछे कोई भी बायोलॉजिकल कॉज नहीं है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बारे में। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो आपने ध्यान रखना है।
कन्वर्जन डिसऑर्डर आएगा, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर आएगा और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स व्हिच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन। वास्तविकता में मेडिकल कंडीशन कोई बहुत सीरियस नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको छाले हो रहे हैं, वास्तविकता में नहीं है, फिर भी आपको लगता है खाने में दिक्कत हो रही है, आपके पैर में जलन हो रही है, लग रहा है आपको पैर की एड़ियां फट गई है, या फिर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपको लगता है ऑस्टियोपोरोसिस जो भी होती है डिजीज वो वैसा कुछ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। People with this disorder tend to be overly preoccupied with their symptoms and they continually worry about their health and make frequent visits to doctors। तो अगर आप डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं, बार बार उनसे जो है चर्चा कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ को लेकर, तो वो किससे ग्रसित है वो इंसान, वो ग्रसित है आपके सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर से। उसके पीछे बायोलॉजिकल कॉज कुछ भी नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेस इन देयर डेली लाइफ। उनको जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, प्रॉपर्ली वो चीज को नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कौन सा है, वो हमारे पास है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। अगला देखिए, अगला है आपके पास इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है, आपको एंशियस भी रहेंगे आप, इन्वॉल्व्स परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस। आपको लग रहा है कि नहीं आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर और जो जो गंभीर बीमारी होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी आपकी हृदय की जो धमनियां हैं वो रुक रही हैं, एंड कंस्टेंटली वरिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। यानी केवल आप चिंता कर करके उस डिजीज के बारे में, ठीक है, कि आप जो है इस प्रकार से ग्रसित होने वाले हैं, उसके बारे में आप चिंता कर करके जो है खुद को ऐसा प्रेक्षित करते हैं या खुद को ऐसा पेश करते हैं, जहां पर हम क्या बोलेंगे, जहां पर हम बोलेंगे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज अनकम्पेयर्ड बाय एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है चिंता रहती है, ठीक है, कि मैं क्या हूं कैसे हूं। इंडिविजुअल्स विद इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर ओवरली कंसर्न अबाउट अनडायग्नोज्ड डिजीज, नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, ठीक है, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एश्योरेंस बाय डॉक्टर्स एंड आर इजीली अलार्म्ड अबाउट इलनेस सच एज ऑन हियरिंग अबाउट समवन एल्स इल हेल्थ ऑन सम सच न्यूज। ये आपके उतना कुछ काम का नहीं है। जो आपको बात ध्यान रखनी है कि आपके पास कोई भी आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि आपको डिजीज होने वाली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिजीज आपको होने वाली है, वहां हम किसकी बात कर रहे हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अब यहाँ देखिए, इन जनरल बोथ सोमैटिक सिम्टम एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर आर कंसर्न विद मेडिकल इलनेस। लेकिन उसके आगे देखिए, इंटरेस्टिंगली आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है। डिफरेंस लाइज इन द वे दिस कंसर्न इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि सोमैटिक डिसऑर्डर और आपका इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों एक ही चीज है। किसके बारे में बात करेंगे, आपकी मेडिकल इलनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्क कहां पर है। इन द केस ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंप्लेंट्स। ठीक है, आप क्या करेंगे वहां पर सोमैटिक के अंदर क्या करेंगे, फिजिकल कंप्लेंट करेंगे। while in the case of illness anxiety disorder it is the anxiety which is the main concern। इन दोनों के बीच फर्क क्या है, पहले वाले के अंदर और दूसरे वाले के अंदर फर्क क्या है। यहाँ पर आपकी जो चिंता है वो क्या है, एंजाइटी। ठीक है, आपको किसी बीमारी के बारे में, किसी डिजीज के बारे में आपको क्या है, चिंता है कि मुझे होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। किसके अंदर, इलनेस एंजाइटी, इलनेस को लेकर आपको एंजाइटी है और वो वाला डिसऑर्डर। लेकिन जो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है इसमें क्या बोलेंगे, आपको बायोलॉजिकल कॉज कुछ नहीं है, बीमारी आपको कुछ भी नहीं है बायोलॉजिकली, लेकिन आप बोल रहे हैं फिजिकल कंप्लेंट्स के बारे में, आप जो है वहां पर कंप्लेंट कर रहे हैं डॉक्टर को कि मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिजिकली आपको फील हो रहा है वो चीज, लेकिन वास्तविकता में उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन में क्या होता है देखिए, आर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बॉडी फंक्शंस। अब कन्वर्जन में देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्ट होंगे आप यहाँ पर, पैरालिसिस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस, डीफनेस एंड डिफिकल्टी इन वर्किंग आर जनरली अमंग द सिम्टम्स रिपोर्टेड। ठीक है, इनको हम कहाँ फॉल करेंगे, इनको हम देंगे आपके कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के अंदर। These symptoms often occur after a stressful experience and may be quite sudden। अचानक से आपके साथ ये हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की है, अभी तक हमने बात की है केवल एंजाइटी के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी तक हमने केवल दुश्चिंता के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, डिसोसिएशन होता क्या है, कैन बी व्यूड एज सीवरेंस ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस। ठीक है, आपका विचार कुछ है और इमोशन कुछ है। डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, आपको लगेगा कि रियल में ये चीज हो ही नहीं रही है। ठीक है, आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, अनरियलिटी आपको लगेगी, एस्ट्रेंजमेंट आपको लगेगा, डीपर्सनलाइजेशन आपको लगेगा, एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। आपका जो स्वयं आप हैं, आप जो आपका जो सेल्फ है, जो आई है आपका, आपको लगेगा कि ये है ही नहीं, ये तो कोई और है, या इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर होंगी। ठीक है, उसके बाद सडन टेम्पररी अल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर।
तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जहां पर आप जो है रियलिटी और जो है फर्क आपको समझ में आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, वहां पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सडन यानी कि अचानक से टेम्पररी अल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आप सोच रहे हैं अभी यहाँ फिजिक्स के बारे में, अचानक से आप सोचना स्टार्ट कर देंगे कहां पर, आप सोचेंगे यहाँ पर पाताल लोक के बारे में। समझ रहे हैं आप? कंडीशंस इंक्लूडेड इन दिस आर डिसोसिएटिव एमनीसिया पहला, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर दूसरा, एंड डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं आपको यहाँ पर बॉक्स 4.1 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो आप खुद से रीडिंग लगाएंगे उनको आप एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके डिसोसिएटिव एमनीसिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको देखने मिल जाएगा फर्क दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सोमैटिक के बीच में जो अभी हमने कवर किया है इन सबको, और यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो है आपका डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि डिसोसिएटिव, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सिम्टम के बारे में और यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। एमनीसिया में क्या है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज नो नोन ऑर्गेनिक कॉज, यानी कि कोई कॉज नहीं है, आपके शरीर में कोई हेड इंजरी नहीं हुई है, आपका जो है दिमाग बराबर काम कर रहा है, फिर भी कुछ चीजें आप भूल गए। आपका पहला बर्थडे कब आता है आप भूल गए, आपके 9वें जन्मदिन के दिन आपको कार गिफ्ट हुई थी, ये आप भूल गए, अचानक से आप भूल गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएटिव एमनीसिया। जहां पर क्या होता है, जो कीवर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, एमनीसिया मतलब मालूम है मेमोरी संबंधित होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। ठीक है, सेलेक्टिव मेमोरी लॉस यहाँ पर होगा, इसके पीछे कोई भी वजह नहीं होगी, ऑर्गेनिक कॉज आपको वहां पर कुछ भी दिखने नहीं मिलेगा। ठीक है, सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट, कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। अदर्स कैन नो लॉन्गर रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स, कब शादी हुई थी यही भूल जाएंगे, बच्चे हैं भी या नहीं ये भूल जाएंगे, पीपल प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, ये सब यहाँ पर होता है। अ पार्ट ऑफ, अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ध्यान दीजिए, अ पार्ट ऑफ डिसोसिएटिव एमनीसिया इज डिसोसिएटिव फ्यूग, यानी डी ए के अंदर ही क्या आएगा, अब आपको पढ़ना है यहाँ पर डी एफ के बारे में। ठीक है, असेंशियल फीचर ऑफ दिस कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस। अब क्या है, याददाश्त तो चली गई है डिसोसिएटिव एमनीसिया में, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, आप रह रहे हैं इंडिया में, मान के चलिए आप रह रहे हैं यहाँ पर यूपी में, अचानक से क्या हुआ, ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, आप जाके चाइना के शेंगडू में वहां पर जो है आपने रहना स्टार्ट कर दिया, आउट ऑफ नोवेयर, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस नहीं थी, लेकिन आप जो है यूपी के किसी जिला गोंडा से आप जो सीधे कहाँ चले गए, आप यहाँ चेंगडू यहाँ पर चले गए हैं चाइना में जाकर। ठीक है, द अजम्पशन ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी, आपने बना ली नई पहचान अपनी, एंड इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी, आप भूल गए कि आपका आधार कार्ड में जो है आपका यहाँ पर यूपी का दिख रहा है या एमपी का दिख रहा है या राजस्थान का दिख रहा है या हरियाणा का दिख रहा है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं 29 जो भी आपके इंडिया के हैं उनसे। ठीक है, वहां की आपने क्या कर दी, इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी। आप तो बोलेंगे नहीं, मैं तो, मेरा जन्म तो यहीं पर हुआ था, मैं तो यहीं पैदा हुआ था, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीएफ की, यानी कि डिसोसिएटिव फ्यूग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द फ्यूग यूजुअली एंड्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, द फ्यूग यूजुअली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विथ नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फ्यूग। अब जो बच्चा यहाँ पर चाइना तो पहुंच गया है, लेकिन जब उसको ख्याल आएगा कि अरे मैं चाइना कैसे पहुंचा, तब उसको जो आटे और दाल का भाव मालूम पड़ेगा। दिस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, कई बार अगर आपका स्ट्रेस बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाए तब आपको ये डिसोसिएटिव फ्यूग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आपके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, और उसमें पहला हमने देखा कौन सा, आपका डिसोसिएटिव एमनीसिया, यानी कि कुछ आपकी जो सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाएगा आपके लाइफ इवेंट्स का। उसी के अंदर हमने एक और पार्ट देखा, वो कौन सा है, वो आपका डिसोसिएटिव फ्यूग है, यानी कि आप जो है कंप्लीटली अपनी जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पर चेंज करके कंप्लीटली जो है आप दूसरा ही कुछ यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद आगे हम चले, यहाँ देखिए बोला हुआ है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफन रेफर्ड टू एज मल्टीपल पर्सनैलिटी, इस पे आपने काफी ज्यादा मूवीज भी देखी होंगी, इज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसोसिएटेड डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक कौन सा है, यही है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन द चाइल्डहुड, बचपन में जो भी खता हुई गलतियां हुई उसकी वजह से आपको ये होता है। द पर्सन अज्यूम्स अल्टरनेट पर्सनैलिटीज दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अगर आपने मूवी देखी है भूल भुलैया 2007 ओरिजिनल वाली, तो वहां पर जो चीज हो रही थी वो यहाँ पर यही हो रही थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर आप सुनेंगे उस मूवी के अंदर तो आपको ये जो एक्टर है यहाँ पर वो बोलता हुआ भी दिखाई देगा, साइकेट्री वाला। ठीक है, वो बोलता हुआ दिखाई देगा आपको इसी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, जहां पर आप क्या करेंगे, आपका शरीर एक ही है लेकिन इसी के अंदर जो है एक पर्सनैलिटी, दो पर्सनैलिटी, तीन पर्सनैलिटी आ जाएंगी, और तीनों ही क्या है, अपने आप से नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। इन तीनों को ही नहीं पता है कि यहाँ पर ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपने एक और मूवी देखी होगी इसी से संबंधित, वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर साउथ की डब मूवी अपरिचित, इस नाम को आप जानते होंगे, हिंदी बेल्ट वाले। ठीक है,
अपरिचित जो मूवी है वहां पर, ठीक है, तो उसको अगर आपने देखा हुआ है तो ए आइडेंटिटी जो है, बी है और सी है, तीनों ही जो है एक दूसरे से अननोन रहते हैं। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो आपका यहाँ पर डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर involves a dreamlike state in which the person has a sense of being separated both from self and from reality। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, डीप पर्सनलाइजेशन के अंदर देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन। आप स्वयं के बारे में जो आप परसीव कर रहे हैं आज, जब आपको ये डिसऑर्डर हो जाएगा तब आपका जो परसेप्शन है स्वयं के बारे में चेंज हो जाएगा। एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्पररी लॉस्ट और चेंज, रियलिटी से दूर चले जाएंगे, इस प्रकार की बात हो रही है आपके इस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने कवर किया आपका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, डीपर्सनलाइजेशन और डिसोसिएटिव एमनीसिया। इसके बाद जो हम अगला देखने वाले हैं वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये आपका लास्ट होगा आज का डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स इज डिप्रेशन। ये काफी आपने सुना होगा आम भाषा में अपने आस पड़ोस में, अरे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है उसको यहाँ पर हम देखते हैं, उसको यहाँ पर हम सीखते हैं। डिप्रेशन कवर्स अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स। कहानी की शुरुआत हो जाएगी, नोट करना स्टार्ट करने में, नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो पॉजिटिव मूड आपका हो ही नहीं सकता, कैसे मूड में रहेंगे आप, नेगेटिव मूड में रहेंगे। डिप्रेशन कैन रेफर टू अ सिम्टम और अ डिसऑर्डर। इन डे टू डे लाइफ वी ऑफन यूज द टर्म डिप्रेशन टू रिफर टू नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट, ये सब दिया हुआ है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज, अब जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड, यानी कि नेगेटिव मूड रहेगा। अ पीरियड ऑफ डिप्रेसिव मूड, ऐसा नहीं कि एक दिन डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन बोल देंगे, एक पीरियड होना चाहिए लंबा, कितना लंबा वो आगे देखेंगे। एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर किसी से रुचि हट जाना, और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपके साथ, आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं। टुगेदर विद अदर सिम्टम्स विच में इंक्लूड चेंज इन बॉडी वेट, आपकी बॉडी वेट में परेशानी होगी। कंस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आएगी, आप थका थका आपको लगेगा। इन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, आप प्रॉपरली क्लियरली रेशनली चीजों को सोच नहीं पाएंगे। एजिटेशन आपको होगा, चिड़चिड़ापन आपको यहाँ पर होगा। ग्रेटली स्लोड बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, आपको सुसाइड के, डेथ के भी थॉट्स आपको यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एजिटेशन मतलब यहाँ पर परेशान, उत्तेजित होना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एजिटेट हो जाएंगे आप, बस चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी आपकी हाई हो जाएगी बस उसकी। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट, ये जो गिल्ट है आपको किसी चीज को लेकर आपने कोई काम किया जिसको आपको गिल्ट है, और फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, आपके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ऐसा आपको जब लगने लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, आप किसके अंदर जाने वाले हैं, आप जाने वाले हैं यहाँ पर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर्स दिए हुए हैं कुछ प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। अब ये देखिए, अगर आप डिप्रेसिंग या आपको डिप्रेशन होने वाला है, उसके पीछे यहाँ पर कुछ कॉजेज दिए हुए हैं, उनके पीछे वजह क्या है उनको यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्या आपका है यहाँ पर, पहला है आपका जेनेटिक मेकअप, और हेरिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। यानी कि सवाल अगर आपसे पूछेगा कि क्या आपकी हेरिडिटी या आपका जेनेटिक मेकअप एक चीज है या वो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, यस, ठीक है, ये आपको बिल्कुल हो सकता है डिप्रेशन, अगर आपने उसको पहले से अपने माता पिता से वहां पर लिया हुआ है तो। उसी के साथ साथ एज इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। अब 2 साल का बच्चा डिप्रेस नहीं रहेगा, 4 साल का बच्चा डिप्रेस नहीं रहेगा, लेकिन 40 साल का, 30 साल का या 50 साल का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर डिप्रेस हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा आपका आ गया एज। फॉर इंस्टेंस वुमेन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड के दौरान, ठीक है, जो वुमेन्स हैं उनमें आपको ये ज्यादा देखने मिलेगा। वाइल फॉर मेन द रिस्क इज हाईएस्ट इन अर्ली मिडिल एज। तो ये सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपको यहाँ पर, कि जो आपका डिप्रेशन है आपको वो महिलाओं में कब देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा यंग एडल्टहुड में, यानी कि जब वयस्क हो रही है वो यहाँ पर तब देखने मिलेगा आपको। लेकिन आपको मेंस में कब देखने मिलेगा डिप्रेशन, आपको देखने मिलेगा मिडिल एज के अंदर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सवाल डिफिकल्ट बनाएगा जब भी तो आपको इस प्रकार से सवाल घुमाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दिस सिमिलरली जेंडर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस डिफरेंशियल रिस्क एडिशन, जेंडर भी जो है एक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन इन कंपेरिजन टू मेन आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, महिलाएं जो है जल्दी रिपोर्ट करेंगी, ज्यादा रिपोर्ट करेंगी किसी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। अदर रिस्क फैक्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में नेगेटिव लाइफ इवेंट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं और सोशल सपोर्ट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप भी ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में मेजरली आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने देख लिया है आपकी एंग्जाइटी के बारे में, हमने देखा आपके स्ट्रेस के बारे में, हमने देखा आपके यहाँ पर सोमैटिक सिम्टम के बारे में, हमने देखा यहाँ पर आपके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, और अभी लास्टली रिसेंटली हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा आपके यहाँ पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में।
अब जो हम लास्ट कवर करने वाले हैं यहाँ पर वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बोथ मेनिया। अब ध्यान देना है, बाइपोलर 1 भी बोल रहे हैं, आगे आपको बाइपोलर 2 भी बोलेंगे। बाइपोलर 1 में क्या होगा, बोथ मेनिया और डिप्रेशन। डिप्रेशन मैंने की बहुत उदास लग रहा है, मेनिया में आप जो है खुशी से झूम उठेंगे। which are alternately present and sometimes interrupted by periods of normal mood. Manic episodes rarely appear by themselves, they usually alternate with depression. ठीक है, bipolar mood disorders were earlier referred to as, पहले इसको हम क्या बोलते थे, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, मैनिक, मेनिया, डिप्रेशन। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइपोलर, केवल इसका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। Some examples of types of bipolar and related disorders include bipolar 1, bipolar 2 and cyclothymic disorder। तीन प्रकार के आपको बाइपोलर में पढ़ना है। पहला आपका बाइपोलर 1, दूसरा आपका बाइपोलर 2 और तीसरा कौन सा है आपका साइक्लोथाइमिक। साइकिल चलाएंगे क्या इसमें, आप देखते हैं अभी हम आगे। तो जब भी आपके मूड की बात आएगी तो आप किसको ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे इन तीनों को, बाइपोलर 1, 2 एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, एवरी सुसाइड इज अ मिसफॉर्च्यून। एक जो है घटना है ऐसी यहाँ पर, सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, कभी भी सुसाइड हो सकता है। सुसाइड इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल और सभी फैक्टर्स आ जाएंगे। जब भी ऐसी कुछ बात होगी लंबी चौड़ी, सारे फैक्टर्स चिपका दीजिएगा, बड़े आराम से आपको आंसर निकल जाएगा। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स जो है आपके सुसाइड के लिए वो कौन से हैं, मेंटल डिसऑर्डर। आप जो है मानसिक विकार आपको हो रखे हैं, जैसे कि डिप्रेशन और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स। उसी के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा हो गई है जीवन में, एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी वायलेंस आप फेस कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, अब्यूज और लॉस एंड आइसोलेशन, जब आप अकेले रह रहे हैं एट एनी स्टेज कैन बी डन, या आपको जो है ऑफ लाइफ, आपको क्या करेगा, प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। अगर किसी ने पहले सुसाइड किया हुआ है, अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहीं तक लाके आपको खत्म कर दिया है बाइपोलर और यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे भी इनको बताना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन उसके लिए फिर आपने जो है एडवांस लेक्चर्स करने हैं आगे के। ठीक है, खैर यहाँ देखिए आगे आपको बोल रहे हैं सुसाइड के बारे में, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। सवाल बन सकता है आपसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसमें आप क्या आंसर करेंगे, प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट। अगर किसी ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है फर्स्ट टाइम और वो फेल हुआ है, इसका ये मतलब है गारंटीड कि वो जो है आगे भी सुसाइड के अटेम्प्ट कर सकता है, गारंटीड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर कौन सा है, पहला फेल अटेम्प्ट। ठीक है, ओके। ऑफन सुसाइडल बिहेवियर इंडिकेट्स डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम्स, मतलब सोचिए आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, तो जो फेल है ये क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है, किसके लिए, आपको दोबारा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जस्ट सोचिए अगर ये सुसाइड के केस में हो जाए, पहली बार किया फेल हो गए, क्या सोचेंगे, अरे मैं इतना बेकार हूं क्या कि मैं सुसाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ, देन वो अगेन फिर से अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर रहेगा आपका ये। ठीक है, ओके। ऑफन सुसाइडल बिहेवियर इंडिकेट्स डिफिकल्टीज, क्या क्या आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल एक्सप्रेशन, उतना काम का नहीं है। Suicidal thoughts leads to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be the only way out of person difficulties. These thoughts are heightened under acute emotional. The ramifications of suicide on social circle and communities tend to be devastating and long lasting. ठीक है, इसके जो दुष्परिणाम होंगे आपकी फैमिली के ऊपर वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो दिया हुआ है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। द स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड कंटिन्यूज डिस्पाइट रिसेंट एडवांसेस इन रिसर्च इन दिस फील्ड। ड्यू टू दिस मेनी पीपल हु आर कंटेम्पलेटिंग और इवन अटेम्प्टिंग सुसाइड डू नॉट सीक हेल्प। ऐसे लोग जो है हेल्प के लिए भी आगे नहीं आते हैं। Therefore we need to identify vulnerability, comprehend the circumstances। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से कारण है जब आपको वहां पर सुसाइड देखने को मिल रहा है। सुसाइड को रोका जा सकता है, WHO कर रहा है काम, वो सब यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको इसमें नहीं जाना है तो। ठीक है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मीडिया भी काम कर रही है, इसके बेस पर आप अपने आंसर्स वगैरह फ्रेम आउट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, ऐसा करना जरूरी है। एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज अफेक्टिंग द एडोलेसेंट परफॉर्मेंस, अटेंडेंस जो है कम हो रही है। ठीक है, ये सब चीजें भी हमको क्या बताती है कि वो हो सकता है आगे जाके सुसाइड कर ले। इसके लिए क्या करना है हमको, उसको यहाँ पर पहले से आइडेंटिफाई करना है और बाकी भी यहाँ पर वो चीजें दी हुई हैं। यहाँ से सवाल बिल्कुल नहीं बनता है, कतई नहीं बनेगा, किसी भी हालत में यहाँ पे सवाल आपका इस चीजों से नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने नॉलेज के लिए पढ़ने हैं इसको। स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, उनका जो है हमको सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है। ये सब चीजें आप आम जीवन में पढ़ते रहते हैं और इतने आप नॉलेजेबल ऑलरेडी हैं कि आपको मालूम है कि ये सब चीजें करनी होती है हमको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसका जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। ये बनाई गई है 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली ये सब लिखा हुआ है ताकि वो सीखें और अपने जीवन में इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करें। ठीक है, लेकिन आपने जो इंप्लीमेंट करना है वो क्या है, वो है इसका पार्ट नंबर 3
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का आपने देखना है पार्ट नंबर 3, जहां पर हम कवर करेंगे कंप्लीट स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, क्या क्या इसके अंदर होता है, और चलेंगे आगे इसी के आगे और क्या चीजें हैं आपकी। आगे हमने देखना है यहाँ पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं आपके तंत्रिका वाले। फिर हमको देखना है ऑटिज्म में, यहाँ पे आपकी आएगी थ्योरी ऑफ माइंड आपको देखने मिलेगा, बताएंगे आपको फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर और आपका डिसरप्टिव कंडक्ट डिसऑर्डर, और क्या बचा है यहाँ पर, और बचा आपका यहाँ पर एल्कोहल और इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, और इसके बाद जो आने वाला है अगला पार्ट नंबर 3, उससे हम आपसे मुलाकात होगी, जहां पर हम बात करेंगे आपके स्किज़ोफ्रेनिया से आगे। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं पहले लेक्चर में आपने देखा यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया यहाँ पर आपकी डिसऑर्डर्स की जर्नी के बारे में, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं, इसलिए देखिए आपको अलग अलग पार्ट यहाँ बना रहे हैं, ताकि एक में कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको जो है बाद में दिक्कत आएगी याद रखने में। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने देख लिया है ऑलरेडी, पार्ट 2 आपने ऑलरेडी देख लिया है। मुलाकात होगी आपसे पार्ट नंबर 3 के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और उसके आगे के अपकमिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ना भूलें। और उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आपने जो है ज्वाइन हो जाना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।